अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत सेनेट में अपनी अददी अक्सरियत खो चुकी है, लेकिन फिर भी चेयरमैन सेनेट की सीट बचाना चाहती है। इसके लिए हुकूमत दो जिहतों में कोशिश कर रही है। एक, सेनेट के मेंबरान से सादिक संजरानी के लिए वोट मांग रही है और सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें कर रही है। दूसरा, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिलवाने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत की है और अहम सवाल पूछे हैं। इलेक्शन कमीशन में हुई समाअत की तफसीलात आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले वज़ीर दिफा परवेज खटक की जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात का जिक्र करते, क्योंकि मुलाकात के बाद परवेज खटक ने कहा कि उन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। हैदरी साहब 12 मार्च के बाद भी ये आपके चेयरमैन होंगे? 12 मार्च के बाद मैं ये नहीं कह सकता। मुझे अभी तक हमने इनको पीडीएम ने नहीं कहा, और डिप्टी बन गए। पीडीएम ने नहीं कहा कि मैंने कोई सबके चेयरमैन। आज वजीर आजम इमरान खान की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ, जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा किसी भी इत्तेहादी जमात को देने पर मुशावरत की गई। वजीर आजम ने परवेज खटक को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अरकान की हिमायत हासिल करने का टास्क दे दिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद ने भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट JUI को देने का फैसला किया है। हुकूमत समझती है अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इंतखाब जितवाने के लिए पैसा लगाया है, लेकिन मामला ये है कि सिर्फ हुकूमत के कहने पर या हुकूमत के बयानात पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर ये साबित करना है कि पैसा चला है तो इसके सबूत सामने लाना होंगे। वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के बेटे वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। हैदर गिलानी इस वीडियो के दुरुस्त होने का एतराफ भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये साबित करना होगा कि तहरीक इंसाफ के अरकान को पैसे देने की पेशकश की गई थी और ये भी साबित करना होगा कि इन अराकीन ने पैसे लेकर वोट हफीज शेख की बजाय यूसुफ रजा गिलानी को डाला था। यही सवालात आज इलेक्शन कमीशन ने भी पूछे हैं और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा की गई दरख्वास्त पर पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के मौके पर दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब, मलिका बुखारी, कंवल शौजब जबकि 9 मुंतखब सेनेटर सैयद अली जफर बतौर वकील दरख्वास्त गुजार पेश हुए। अली जफर ने कहा कि 178 अरकान ने वजीर आजम पर एतमाद का इज़हार किया। अगर सेनेट इंतखाबात में बदउनमानी ना होती तो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख को भी इतने ही वोट मिलते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो भी मंजर आम पर आई। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं इन्हें दरख्वास्त में फरीक क्यों ना बनाया गया? अली जफर ने कहा कि वो वीडियो में तहरीक इंसाफ के 2 अरकान को पेशकश की जा रही है, जिसमें एक फ़हीम खान और दूसरे जमील अहमद हैं। ये बात भी अहम है कि PTI के MNA असलम खान इसे स्टिंग ऑपरेशन करार दे चुके हैं और फ़हीम खान और जमील अहमद की वीडियो भी सामने आ चुकी है, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या ये स्टिंग ऑपरेशन था, तो वो वाज़ेह जवाब नहीं देते। वीडियो में हम दोनों थे। गलती से बन गई या कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन था? पार्टी का इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बयानी है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीडियो में शामिल अरकान बयान हल्फी दें तो केस आगे बढ़ सकता है, जिस पर एडवोकेट अली जफर ने कहा कल बयान हल्फी पेश कर दिया जाएगा। बात करेंगे वफाकी वजीर फदरी साहब से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो साहब, आपसे आगाज करूंगा। सर, ये अब इलेक्शन कमीशन ने तो बड़े टेक्निकल सवालात उठाए थे जिनका जवाब डेफिनेटली नहीं अभी दिया जा सका कि कैसे जाहिर होता है कि पैसे लिए गए, किसी वीडियो में जाहिर नहीं हो रहा है, और फिर आपका ये मुतालबा कि पैसे दिए गए हैं उसका सबूत आपने भी नहीं दिया। कैसे साबित करेंगे इसको आप? नहीं, क्यों हैसियत नहीं है? बात यह है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं, किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप पैसे जो है वो ले लें और उसके बाद वो पैसे देने की वीडियो रिकॉर्ड होके आपके सामने आ जाए, तो उसकी क्यों हैसियत नहीं है? दूसरी बात यह है कि ये सेक्शन 9 की प्रोसीडिंग्स है। इलेक्शन कमीशन ने समरी प्रोसीडिंग्स करनी है। अगर आपने उनको बुलाना है तो उनको एज ए विटनेस आप बुलाएं और उनकी बात भी सुने, जरूर सुन लें। तो देखिए, करना हो तो 1000 तरीके हैं, ना करना हो तो 1000 तरीके। अब इसमें क्या बहस? नहीं, लेकिन सर उसमें इलेक्शन कमीशन तो ये भी कह रहा है कि पैसे के लेन देन की बात हो रही है, ना यूसुफ रजा गिलानी का नाम लिया जा रहा है, सिर्फ एक वोट है, वो किसी का भी हो सकता है, वो वोट जाया करने का तरीका है।
अब वोट जाया करना, आप खुद चुके वकील है, क्या कानूनन जुर्म है? हाँ, कानूनन तो जुर्म है ना, ये तो आप जानबूझ के वोट, ये तो सेक्शन पीपीसी 171 ऑनवर्ड आप पढ़े ना, ये तो इलेक्टोरल फ्रॉड्स में आता है। लेकिन बहरहाल ये बहस ही नहीं है। मतलब देखिए, लोगों के सामने वीडियो भी है, लोगों के सामने लोग भी हैं, लोगों के सामने सारी लेन देन जो हो रही है वो भी है, और लोग जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, वो सारी बातें वहां पे आ गई हैं। बाकी फैसला उन्होंने करना है, जो करेंगे उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, वैसे ये तो इमरान खान साहब के सामने भी है, वो नाम भी है बकौल शेख रशीद साहब के, और वो तमाम लोगों का पता भी है कि किसने कितने पैसे लिए, तो वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बताते सर? वो कौन लोग हैं? 16-17 लोग जो हैं। देखिए जी, इमरान खान साहब का तो मुझे यकीन है कि उनको नहीं पता। अगर शेख रशीद साहब को पता है तो वो तो उसको छुपा नहीं अच्छा। सकते। उन्हें तो नाम बताने हैं इलेक्शन कमीशन को, और उनको देने चाहिए नाम पूरी तौर पे। तो सर शेख रशीद साहब कैबिनेट में बताएंगे? क्योंकि डेफिनेटली अगर वो उनको नाम पता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती है कैबिनेट में आप सबको नाम बताए जाए उन लोगों के, वो कौन कौन है। बिल- बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही करना चाहिए उन्हें। ठीक। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी सर जिक्र किया कि एजेंसियों से ब्रीफिंग ले ले जो ईसीपी है, तो इसका मतलब है एजेंसीज ने इमरान खान साहब को भी बताया होगा। देखिए, एजेंसीज की जो मालूमात होती हैं, इत्तलात होती हैं, वो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। उसके ऊपर आप जो है वो सजा जजा का फैसला आप नहीं कर सकते। एक होलिस्टिक पिक्चर डेफिनेटली एजेंसीज जो हैं वो आपके सामने भी रख सकती हैं, बात भी कर सकती हैं। किसी के बारे में कोई एक स्पेसिफिक एविडेंस होगी वो भी दे सकेंगे। लेकिन इस तरह से पिन पॉइंट करके ऐसी कोई रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर हम कार्रवाई करते। अच्छा सर, तो चूंकि शिकायत कुनंदा आप हैं, तो एविडेंस क्या इस सिलसिले में आपको प्रोवाइड करना है, या ये एससीपी की जिम्मेदारी होगी कि आपकी शिकायत पे वो सबूत तलाश करे? नहीं है, जो आर्टिकल 218 है उसके तहत तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराना। हमने तो प्राइमा फेशाए जो हुआ है वो सारा सामने एविडेंस रख दी है। मरियम नवाज की तकरीरें हों, वीडियो हों, उसके बाद जो एडमिशन हो पीएमएलएन की दीगर रहनुमाओं के, वो सारे इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। अब वो जिस तरह बेहतर समझेंगे वो फैसला करें। नहीं सर, एसीपी यही तो कह रहा है कि एसीपी तो कह रहा है उनके मुताबिक शफाफ इलेक्शन हो गए, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके, वो बकौल ईसीपी। अब ये चूंकि शिकायत आपकी है, तो क्या सबूत भी आप ही को प्रोवाइड नहीं करना होगा? जनाब देखें फला शख्स ने पैसे लिए, ये लिए। बिल्कुल सही है। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि सारे शहादतों के बावजूद जो उनके सामने है ये इलेक्शन शफाफ थे, तो फिर शफाफ थे, फिर क्या कहा जा सकता है? फिर वो डिसमिस कर दें एप्लीकेशन। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये आपको नहीं लगता कि अब ठीक है इखलाकी बर्तरी तो आपको एक हासिल हुई है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है सेनेट के इलेक्शन में हमेशा पैसे चलते आए हैं, अब की बार भी चले होंगे। एक सियासी बर्तरी भी आपको हासिल हुई है, लेकिन कानूनी और टेक्निकल तौर पे आप ऐसा लगता है शायद केस कमजोर है आपका। नहीं, मेरा तो ख्याल है कानूनी तौर पे भी बड़ा मजबूत है, और जो एविडेंस आई है वो प्राइमा फेशाए इंडिकेट करती है कि सेनेट के इलेक्शंस में पैसे दिए गए हैं, और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो भी बिल्कुल इसको इंडिकेट करते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं। यानी एक ही छत के अंदर दो इलेक्शन होते हैं। जो खातून कैंडिडेट हैं उनको एग्जैक्टली पार्टी पॉलिसी के जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक वोट मिलते हैं। जो हफीज शेख साहब हैं उनको बिल्कुल दूसरी तरह वोट मिलते हैं। तो इसका तो मतलब यही है ना कि एक ही छत के नीचे जो प्रेफरेंसेस थी उसकी जो वजूहात थी वो मुख्तलिफ थी। तो ये, और इसको आप वीडियो के साथ मिला के देख लेते हैं तो आपको एविडेंस सारी समझ आ जाती है और मिल जाती है। और उसके बाद कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। अब ये तो मर्जी है इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। परवेज खटक साहब ने अब्दुल गफूर हैदरी साहब को योर आर्च राइवल मतलब JUIFA उनको डेप्यूटी चेयरमैन की ऑफर कर दी। ये क्या था? मतलब पार्टी से कोई मुशावरत हुई थी इस सिलसिले में, या अपने तहीं उन्होंने वैसे ही अजराह मुरव्वत ये बात कह दी? वो कह रहे हैं मैं तो खड़ा हुआ मजाक कर रहा था और मीडिया ने इसको एक सीरियस हेडलाइन बना के चला दिया। मुझे असद उमर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, कोई ऐसा सीरियस बात मैंने नहीं की। अच्छा ठीक, तो सर डेप्यूटी चेयरमैन किसको ला रहे हैं फिर? कुछ बात हुई इस सिलसिले में? कल फैसला होगा। वो
एक मीटिंग चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, उनके साथ ये टीम करेगी और देखेंगे, क्योंकि देखिए फर्क बड़ा थोड़ा है, कुछ 1, 2, 3 वोटों का फर्क है टोटल। तो इसमें आकर के सारे जो पत्ते हैं वो फौरी तौर पे तो नहीं शो कर देंगे, आखिर तक देखेंगे क्या बनता है, बार्गेन किधर जाता है, ठीक उसके मुताबिक फिर फैसला होगा। सर, बिलावल भुट्टो एमक्यूएम से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको ऑफर दूसरी दफा दे चुके हैं वो। अब पीपल्स पार्टी का वफ्द भी गया आज, अब उन्होंने भी बात की, नासिर शाह साहब गए आज। तो सर वो डेप्यूटी चेयरमैन की ऑफर उनकी तरफ से भी की जा रही है एमक्यूएम को, इस बारे में क्या मालूमात है सर? आपके इत्तेहादी हैं, उन्होंने जिक्र किया आपसे इसका? नहीं, उन्होंने तो पहले दिन ही कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं और पीपल्स पार्टी की जो ऑफर है उन्होंने उसको नहीं कबूल किया था। लेकिन आप ये फैसला तो आपको एमक्यूएम से पूछेंगे, वो बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि सियासत तो रोजाना तब्दील होती है, रोजाना पार्टीज अपने फैसले करती है। आपसे डिमांड भी की ना सर, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी हालिया बयान है कि डेप्यूटी चेयरमैनशिप उनका हक है, यानी एमक्यूएम का हक है। तो सर ये हक मांगा है उन्होंने आपसे अभी? मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने बाकायदा ये डिमांड सामने रखी है या नहीं रखी है, और जिस कदर एक समझिए कि कंपटीशन है, वो तो फिर हर पार्टी 2 सीटों वाली पार्टी भी कहे हक है, और 3 वाली कहेगी वो भी हक है, और 5 वाली कहेगी वो उसका भी हक है। सो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैक्सिमम बार्गेन करेंगी। तो सर आपको क्या लगता है, क्योंकि अब चेयरमैन जो है वो भी इत्तेहादी पार्टी का, डेप्यूटी चेयरमैन भी अगर इत्तेहादी पार्टी का आ जाता है तो आपके अपने सेनेटर्स भी खवा हो सकते हैं, एजाज चौधरी साहब का भी नाम आ रहा है इसमें। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक साहब क्या प्रेफर करेगी अगर चेयरमैन इत्तेहादी पार्टी का है तो डेप्यूटी चेयरमैन उनकी अपनी पार्टी का हो? देखिए जी, जाहिर है कि हमारी प्रेफरेंस, या अगर मेरी प्रेफरेंस, जाहिर है पार्टी का फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सीनियर लीडरशिप ने करना होता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस में तो ये बात भी बड़ी अजीब है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको चेयरमैन का ओहदा ना मिले और फिर डिप्टी चेयरमैन का नाम मिले, तो ये तो बिल्कुल ही मजाक खेज होगा। अच्छा। सो मेरी राय में तो पीटीआई को ही जो है वो मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी सियासत इस कदर आप समझिए कि इस वक्त उसका कोई असूल या ज़ाब्ता वो तो रहा नहीं है। सो ये तो बार्गेन के ऊपर है कि कौन कैसे करता है। अदरवाइज इस तरह से जो एक बिल्कुल इतनी जो थोड़ी मेजॉरिटी के ऊपर जब आपकी सीटों की डिवीजन होगी तो जाहिर है कि फिर उसमें अल्टीमेट बार्गेन होगा। तो सर सादिक संजरानी आखिर ऐसी क्या मजबूरी बन चुके हैं पीटीआई की कि आपको हर दफा उन्हीं को सपोर्ट करना पड़ता है? मतलब आपके पास अपने भी बड़े अच्छे काबिल सेनेटर्स हैं जो सेनेट चला सकते हैं, सो व्हाई सादिक संजरानी ओनली? उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त सीटें हैं 27 सीटें जो हैं वो पीटीआई की हैं, 13 सीटें जो हैं वो बीएपी की हैं। सो अगर आपके साथ बीएपी आपके साथ नहीं खड़ी होती तो जाहिर है कि फिर तो आप चेयरमैन सेनेट बना ही नहीं सकते। और बीएपी की जो कैंडिडेट है वो सादिक संजरानी साहब हैं। अब हमने और तो सर डेप्यूटी चेयरमैनशिप दे दे उनको, चेयरमैनशिप अपने लिए रख ले, वो इस बार्गेन में बात ही बनती है। और इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि देखिए अब जो फेडरेशन है, जाहिर है हम चाहते हैं कि चारों सूबे उसमें रिप्रेजेंटेड हो। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, तो सेनेट का चेयरमैन जो है वो हम समझते हैं बलूचिस्तान से ही होना चाहिए। तो बलूचिस्तान में जो चॉइस है फिर वो बीएपी। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें कमर जमान कारा साहब ने ज्वाइन किया। कारा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कारा साहब लगता ये है कि कानूनी तौर पे तो एक डिसमिसल है, उनकी पिटिशन उस तरह से टेकअप नहीं हुई है, लेकिन इखलाकी तौर पे ये तासुर है कि इखलाकी तौर पे आपकी चूंकि एक हिस्ट्री रही है पीपल्स पार्टी की कि आपके नंबर्स नहीं होते थे फिर भी आप मैदान मार लेते थे, अब भी ऐसा हुआ, तो एक इखलाकी डाउनग्रेड हुआ है आपका, आपको नहीं लगता? देखिए साबिक चेयरमैन जो सेनेट है, चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद में 14 लोगों को डिफेक्ट कराया गया, वो आला अखलाकी इक़दार के हामिल थे। खान साहब की अपनी जमात ने जिस शख्स को 70 करोड़ रुपए का इकरार करते हुए उसको जितवा के कल आज ज्वाइन करा लिया, जिसको बलूचिस्तान की अपनी जमात उनके सूबाई सदर ने इल्ज़ाम लगाए
इनके सूबाई सदर सिंध ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ 35 करोड़ रुपए का टिकट बिका है। अब फिर भी खान साहब हमें सुनाते हैं कि हम हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। हमने गिलानी साहब के इलेक्शन में ये वाज़े तौर पे कहा कि हम हर वोटर के पास जाएंगे। कौमी असम्बली का हर मेंबर उसका वोटर था और हर वोटर के पास जाएंगे। ये कुछ जमाती पाबंदी वाला इलेक्शन नहीं था। लेकिन पीटीआई खुद कहती थी कि इसमें ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, इसमें फला होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, पीडीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है, ये क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं? आज वही सवाल इमरान खान साहब अपनी ज़ात से पूछें कि संजरानी साहब के पास अक्सरियत नहीं है, सेनेट में अक्सरियत उनके इत्तेहाद की नहीं है, क्यों खड़ा कर रहे हैं? और उनके वजीर दाखिला और उनके जो एडवाइज़र हैं या उनके जो मशीर हैं पार्लिमानी अमूर के, वो उनके वज़रा ओपन अल्फाज में कह रहे हैं कि संजरानी साहब स्टेट के नुमाइंदे हैं। अगर ये सूरत हाल इतनी खुले तौर पे कह रहे हैं तो फिर खान साहब कौन से हाई मॉरल ग्राउंड की बातें कर रहे हैं? जो हमारे इल्ज़ामात या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात हैं उनको तो वो खुद वेरीफाई कर रहे हैं, उनको तो खुद इकरार कर रहे हैं, और फिर हमें कह रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, अब हुकूमत, खबरें तो ये है हुकूमत ने भी डेप्यूटी चेयरमैन के लिए ऑफर कर दिया जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को। सर जेयूआई का डेप्यूटी चेयरमैन, ये तो मेरा ख्याल है पीडीएम का शायद यही फैसला होता। अभी तक ये भी खैर अभी अबहाम है कि वो एमकेएम को ऑफर की जाएगी या जेयूआई को। लेकिन सर ये क्या, आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद हो सकता है? बड़ा अननेचुरल सा अलायंस होगा अगर डेप्यूटी चेयरमैन के लिए हुकूमत ऑफर करे जेयूआई को। वैसे खान साहब की तरफ से तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि काफ लीग को भी बड़े जी भर के गालियां देते थे और अभी भी निजी महाफिल में देते हैं, और उनके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ कराने की कोशिशें भी की गई। वो भी उनके इत्तेहादी हैं। एमक्यूएम को भी खान साहब बड़े आला अल्फाज से याद करते थे और करते हैं, वो भी उनके इत्तेहादी हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे इत्तेहादी जो उनकी जमात में चले गए, जिन अफराद को वो कल तक गालियां दिया करते थे। तो खान साहब की हद तक तो दुरुस्त, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से ताल्लुक़ है गफूर हैदरी साहब का। मौलाना को जिन अल्फाज में वो याद करते हैं, तज़हीक आमेज़ अल्फाज में, वैसे सारी क़यादत कोई उनको आता ही तज़हीक करना है, उसके बाद उनको ये दावत देना ही बहुत नामुनासिब हरकत थी। लेकिन मैं उनके बिहाफ पे बात तो नहीं कर सकता। मैं आपको अपने कैफ़े की बात सुनाता हूँ कि ये बात मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम ओवरऑल और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान न सिर्फ इस बात पे तवज्जो देंगे, ये सुनने को भी बर्दाश्त नहीं करें। अच्छा, और एमक्यूएम के सर क्या मामला हो सकते हैं? मतलब एमक्यूएम को क्या ऑफर किया जा रहा है सर? मुझे तो कोई इल्म नहीं है कौन ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है। लेकिन अलायंसेस तो देखे ना जी, हमारी हुकूमत थी ना 2008 में, तो 2008 में हमारे साथ मुस्लिम लीग नून चली, कुछ अरसा चलने के बाद वो अलग हो गए। तो हमारे साथ तो उसमें एनपी भी इत्तेहादी थी, एमक्यूएम भी इत्तेहादी थी, बाद में काफ लीग भी इत्तेहादी बनी। तो इत्तेहाद तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए आपके तब्दील होते रहते हैं या अपोजिशन के, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। ये माजी में हमारी भी एक्सरसाइज है, और जहाँ पार्लिमानी जमहूरियतें हैं वहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज इस तरह की मौजूद है। मुझे पता नहीं है इस हकीकत का कि इसमें कोई सदाकत है कि नहीं, लेकिन ये आउट ऑफ नॉर्म्स नहीं होगा अगर कुछ हुआ तो। ठीक है कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, सियासत में एक फरीक और है जिसकी मौजूदगी भले ही थोड़ी है, उसका हुजम बहुत थोड़ा है, मगर उसका काम बहुत बढ़ गया है। एमक्यूएम से एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की है। अब क्या क्या ऑफर दी गई, उनका जवाब क्या था, ये आपको बताएंगे हम इस वक्फे के बाद। शजील इनाम मेमन हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन और एतमाद के वोट के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का चैलेंज दरपेश है। जोड़ तोड़ जारी है, खुफिया और एलानिया राबते भी किए गए हैं।
हुकूमत पीडीएम के दराने डालने के लिए पत्ते खेल रही है और ऑपोजिशन हुकूमत इत्तेहाद तोड़ने के जतन कर रही है। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर एमक्यूएम से मदद मांग ली है। आज पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज पहुंचा। पीपी वफ्द में नासिर शाह, शजील मेमन और मुर्तजा वहाब शामिल थे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने में अपना किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर एमक्यूएम ने हामी तो नहीं भरी लेकिन इनकार भी नहीं किया। राब्ता कमेटी के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान ने तो किसी हद तक मस्बत अंदाज में बात करते हुए कहा कि सेनेट चेयरमैन के लिए हम पर कोई दबाव नहीं है। पिछले इलेक्शन में भी पीपी के उम्मीदवार सलीम आमडीवाला को वोट दिया था। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में किसी की हिमायत करनी है, फैसला राब्ता कमेटी ही करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम एक बार फिर यहाँ पे आए हैं और इस उम्मीद के साथ कि चलें पहले न सही लेकिन अब वो हमें सपोर्ट करेंगे। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से दोस्तों ने दरख्वास्त की कि उसके ऊपर गौर किया जाए, तो जाहिर है कि हम फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकते, तो राब्ता कमेटी के साथ मीटिंग करके उस हवाले से जो भी फिर फैसला होगा उससे मुत्तला करेंगे दोस्तों को। एमक्यूएम की जानिब से पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर गौर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की एक चाल महसूस होती है, क्योंकि एमक्यूएम इस बार सेनेट के लिए बड़े ओहदे की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत के सामने डेप्यूटी चेयरमैन के ओहदे के लिए वजीर आजम के सामने मुतालबा भी रखा जा चुका है। 4 रोज कबल एमक्यूएम के वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की दरख्वास्त की गई थी। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को डेप्यूटी चेयरमैन के उम्मीदवार का ऐलान इत्तेहादियों की मशावरत के बाद करना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो हम 12 मार्च से मुताल्लिक फैसला करने में होंगे। एम ने डेप्यूटी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी को नामजद कर दिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक खामोशी है और शायद एमक्यूएम को हुकूमती उम्मीदवार के ऐलान का इंतजार है, जिसके बाद एमक्यूएम सेनेट में हुकूमत के साथ चलने का फैसला करेगी। इससे पहले सेनेट इलेक्शन के मौका पर भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबते जारी थे। बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के साथ मिलने की ऐलानिया पेशकश की थी और तब भी एमक्यूएम की तरफ से यही तासुर सामने आया था कि वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखना है या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं हकूक़ के लिए, कराची के हकूक़ के लिए, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। देखिए, आज तक तो एमक्यूएम पीटीआई के साथ खड़ी हुई है, आइंदा का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन तब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी का हाथ थामने की बजाय हुकूमत के साथ खड़े रहने को तरजीह दी थी। वजीर आजम के एतमाद के वोट के मौका पर भी एमक्यूएम हुकूमत के साथ थी और इस हिमायत के बदले हुकूमत से कुछ नहीं मांगा गया था, बल्कि तब भी वजीर आजम को वादे याद कराए गए थे। बताने दीजिए साहबान में कि हमारे मुतालबे क्या है। वजीर आजम साहब, उस शहर जो आप पूरे पाकिस्तान को हर रुकावटों के बावजूद, हर जबर के बावजूद, हर ज्यादती के बावजूद बड़ी जिम्मेदारी के साथ 70%, 60% रेवेन्यू दे रहा है, वो रहने के काबिल नहीं है। शहर एक यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहा है और हम आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे इस उम्मीद पर कि आपने जो पाकिस्तान की आवाम से वादे किए हैं, वादे वफा होंगे। सिर्फ एक हफ्ते में एमक्यूएम 2 अहम तरीन मौकों पर हुकूमत की मदद कर चुकी है, लेकिन सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब पर एमक्यूएम का रवैया बदला नजर आ रहा है और लग रहा है कि अब की बार हुकूमत को मुत्तहदा की हिमायत लेने के लिए बड़ी पेशकश करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी मुत्तहदा के हवाले से कितनी पुरुमीद है, बात करेंगे पीपल्स पार्टी के शजील मेमन से, जो कि आज के वक्त का भी हिस्सा थे। शजील मेमन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने पहले हुकूमत की ऑफर की थी कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाए, वजारतों की ऑफर भी आपने की थी, तो ये अब क्या डेडलॉक है? उसकी वजह क्या है? मान के क्यों नहीं दे रही एमक्यूएम आपकी बात? देखिए, आपने सवाल जो किया कि हुकूमत में शामिल करने की दावत दी है, हुकूमत में शामिल करने की कोई बात भी नहीं हुई है, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। हम पहले उनके पास गए थे जब हफीज शेख के साहब के सामने यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तब वोट मांगने गए थे, लेकिन तब एमक्यूएम ने हफीज शेख साहब को वोट दिया। और अब हमने उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि सेनेट के चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिमायत करें,
तब उसमें उन्होंने कहा है कि जी उनकी राब्ता कमेटी है, डेफिनेटली वो लोग आपस में सोच समझ कर फिर फैसला करेंगे। आपने जब इससे पहले बिलावल साहब ने खुद कहा था कि हम आपको 2 वजारतें देते हैं, मरकज में आपके पास 2 वजारतें, सिंध में हमसे 2 वजारतें ले लें, तब आपने हुकूमत में शामिल होने की ऑफर की थी। तो मेरा सवाल यह था कि अभी भी क्या दोबारा वो ऑफर अभी भी वैलिड है सेनेट के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन की ऑफर के साथ? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपने बात की कि बिल्कुल बिलावल साहब ने एक तकरीर में उनको कहा था, वो इन इलेक्शन से काफी पहले की बात है। लेकिन अभी हम उनके पास सिंध हुकूमत की तरफ से नेक नीति का एक पैगाम लेकर गए थे वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और अभी भी जो हमारी ऑफर है एमक्यूएम को, हमें वो यही दी थी कि आप हमारे साथ जो है वो मिलकर जो है जो भी इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करें, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं वो हम गौर से सुनेंगे, जो हमारे इश्यूज होंगे वो डेफिनेटली एमक्यूएम सुनेगी। लेकिन ज्यादा हमारी मुख्तलिफ इशूज पे बात नहीं हुई। जो मेजर इशू था वो यही था कि गिलानी साहब के लिए हिमायत मांगने गए थे, जो कि एक इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है और इलेक्शन नहीं, तो जो वर्किंग रिलेशन आप कायम करना चाहते हैं वो कैसे कायम होगा? मतलब आपके साथ वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपके साथ खड़े होंगे ना, या वो सिंध हुकूमत हो सकती है या सेनेट में, तो उसका फ्रेमवर्क क्या है? देखिए जी, अभी हमने उनको कोई हुकूमत में शामिल होने की बात ना उन्होंने की है ना हमने की है। हमने सिर्फ उनसे मिलके साथ चलने की बात यह कि जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें मिलके काम किया जाए, क्योंकि इस वक्त कराची में जो एमक्यूएम के ही हमेशा कंप्लेंट रही है कि एमक्यूएम के मैंडेट पे पीटीआई ने नाजायज कब्जा किया है और नाजायज और धांधली के जरिए एमक्यूएम की जो थी वो पीटीआई ने ली है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा पीटीआई को जो धचका, एमक्यूएम को धचका पहुंचा है वो पीटीआई की धांधली की वजह से पहुंचा है। तो हमारे तरफ से उनको ये ऑफर दी कि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि मिलकर साथ काम करें, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की महंगाई की सूरत हाल है, बेरोजगारी की सूरत हाल है, और इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल जो तबाही पे इमरान खान और उसकी टीम ने पहुंचाई है, तो उसमें डेफिनेटली वो पूरे पाकिस्तान के हर शहरी को उसने उसके सर में आया है। तो डेफिनेटली अगर उसके खिलाफ अगर एमक्यूएम हमारे साथ चलना चाहती है तो हमारी दावत उनके लिए खुली हुई है। ठीक है शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। हुकूमत के तहत काम करने वाले कारोबारी इदारे ऐसे भी हैं जो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। ये इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि नफ़ा में चलने वाले इदारों का मुनाफा भी खा जाते हैं। जब सब सरकारी इदारों का नफ़ा और नुकसान मिलाया जाता है तो सिर्फ खसारा ही निकलता है और बहुत ज़्यादा निकलता है। सिर्फ 2 सालों में नाज़रीन सरकार के तहत चलने वाले कारोबारी इदारों का मजमूई खसारा 429 अरब तक पहुँच गया है। यही इदारे 2013-14 में 204 अरब रुपए का मजमूई मुनाफा दे रहे थे। 2014-15 में यह मुनाफा कम होकर सिर्फ 61 अरब पर आ गया। 2015-16 में 237 अरब रुपए का खसारा हुआ। 2016-17 में 187 अरब रुपए का खसारा हुआ। 2017-18 में 286 अरब रुपए का खसारा। फिर तहरीक इंसाफ दौर में खसारे की मालियत कुछ कम हुई और 2018-19 में 147 अरब रुपए का खसारा हुआ। सरकारी इदारों को इस खसारे में बहुत ज्यादा हिस्सा गैर जरूरी रेगुलर भर्तियों का भी है नाज़रीन। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक 2014 की खबर है, 2008 से 13 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने 60,000 मुलाजमीन को रेगुलराइज किया, जिससे कौमी खजाने को सालाना 25 अरब रुपए नुकसान होता था। ये तब की बात है, अब शायद इससे भी ज्यादा होता हो। लेकिन अब हुकूमत मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए बड़े फैसले करने जा रही है। अब ज़ेरे एहतमाम चलने वाले कारोबारी इदारों को एक मरकजी अंदाज में चलाने की हिकमत अमली बना चुकी है। इस हिकमत अमली के तहत सरकारी कारोबारी इदारे सरकार के मातहत तो होंगे, लेकिन इनमें सरकारी मदाखलत कर दी जाएगी। पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, और कोशिश ये की जा रही कि इस कानून के तहत उनको एक मरकजी अंदाज में चलाया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो बहुत ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट रोल है उसको कम किया जाए। अहम बात यह है कि सरकारी इदारों में फैसला साजी की रफ्तार बढ़ाने के लिए हुकूमत ऐसा कदम भी उठाने जा रही है जिस पर बहुत उंगलियां उठ सकती हैं। इन इदारों के लिए पेपरा कवानीन की पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया। पेपरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलराइजेशन अथॉरिटी का मुखफ़्फ़फ़ है।
पेपरा कवानीन सरकारी इदारों के तहत दिए जाने वाले ठेकों में शफाफियत को यकीनी बनाते हैं। इन कवानीन के तहत कोई कॉन्ट्रैक्ट जारी करने से पहले इश्तिहार जारी किया जाता है, बोलियां वसूल की जाती हैं और सबसे कम बोली देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। लेकिन अब हुकूमत पेपरा कवानीन में ही नरमी करने जा रही है। SOEs को हम पेपरा के जो रूल्स हैं उनसे भी छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं ताकि ये बिजनेसेस के अंदर कम्पीट कर सकें और इनकी डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी की जो रफ्तार है वो इतनी स्लो, इतनी कमजोर रफ्तार नहीं हो कि वो कम्पीट नहीं कर सकें। इसके साथ साथ गवर्नेंस और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को भी अलग किया जा रहा है। मिनिस्ट्री के बजाय एक खुद मुख्तार बोर्ड गवर्नेंस करेगा और मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जिम्मे होगी। हुकूमत इदारों के साथ परफॉर्मेंस का मुआहदा करेगी और परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल की जाएगी। इनके साथ हमारे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आपने साल में ये करना है और आपने ये अचीव करना है और ये आपके KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और उसके बेसिस पे उनकी इवैल्यूएशन होगी। स्टेट बैंक के लिए भी नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। इसे बाख्तियार बनाकर महंगाई कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और गवर्नर स्टेट बैंक को पार्लियामेंट में जवाबदेह बनाया। स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। अब इस सारी चीज का बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो अहम इक्तिसादी अदारे हैं उनको मजबूत बनाएं। हुकूमत की मुजव्वजा इस्लाहात किस कदर बेहतर साबित होंगी, पूछेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले हम FBR से स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट जो रेवेन्यू टारगेट है वो बेहतर जा रहा है या इसको भी कोविड ने इफेक्ट किया या हम उस टारगेट को अचीव करने में हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थोड़ी सी हमारी शायद बेहतर नहीं थी? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन पीपल्स पार्टी के दौर में थी वो बेहतर थी, नून लीग के दौर में और कम हो गई, मगर सर आपके दौर में बल्कि नून लीग के दौर में डबल हो गई। माय अपॉलॉजीज, नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में थी 1946 बिलियन हमारा रेवेन्यू था। नून लीग के दौर के एंड तक इट वाज 3843 यानी 3843 पर छोड़ के गई नून लीग। PTI का जब दौर आया सर तो 19-20 में 2019-20 की बात कर रहा हूं सर, इसमें सिर्फ 150 अरब का इजाफा हो सका। क्यों सर? पिछली गवर्नमेंट तो डबल फिगर्स में इसको छोड़कर जा रही थी, हम एक साल में सिर्फ 150 बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अर्ज ये है कि पिछले साल जो रेवेन्यू की कारकर्दगी है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई थी कोविड की आमद की वजह से, और यानी 4 महीने तो तकरीबन नेगेटिव ग्रोथ रही और उससे पहले 17-18% औसतन जो है उस रफ्तार से कलेक्शन जारी थी जो बहुत उम्मीद अफजा थी। अब ये साल जो शुरू हुआ है तो देखें आपके सामने है कि कोविड अभी तक है मौजूद लेकिन हमारी रेवेन्यू परफॉर्मेंस मुस्तकिल, हमारे जो टारगेट्स हैं तकरीबन पिछले 5 महीनों से हम अपने टारगेट से ज़्यादा वसूलियां कर रहे हैं और 8 महीने के अंदर हमारी कारकर्दगी जो है वो 2916 बमुकाबला 2898 के तकरीबन हमने 18 बिलियन जो है वो ज़्यादा हासिल किए। मार्च में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी चल रही है, अभी सिर्फ 8 दिन हुए 9 दिन हुए हैं और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि क्योंकि अब हमारा मुकाबला होगा जब कोविड पूरी रफ्तार से आया था पिछले साल, उसके जो 4 महीने हैं मार्च से जून तक के उनके बरखिलाफ हमारी कारकर्दगी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। उमूमी तौर पर हम देखें, हम टैक्स बेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम टैक्स पेयर्स फैसिलिटेशन करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और उसके बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी हैं और बहुत कुछ पाइपलाइन में भी है। हम चाहते हैं, वज़ीर आज़म का ये तसव्वुर है FBR के लिए कि लोगों में और टैक्स कलेक्टर्स के दरमियान में कोई बाहमी राब्ता ना हो, अब वो राब्ता सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए से हो। हमारे तकरीबन तमाम जो रिटर्न्स हैं इनकम टैक्स के
99.5% उससे भी ज्यादा वो सारे ऑनलाइन जमा होते हैं। फिर हमने जो ऑडिट का सिलसिला है उसको भी हम टेक्नोलॉजी पे लेकर आ रहे हैं और ई ऑडिट करेंगे। हमने जो अपील का प्रोसेस है वो पहले ही कर दिया। इस वक्त कोई अपील ई अपील के बगैर नहीं जो है वो कबूल की जाती। तो सब लोग जो हैं इसी मोड के अंदर आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ठीक। तो डॉक्टर साहब, हमारे पोटेंशियल कितना है सर? देखिए, हमारी अभी जो ग्रोथ रेट है वो हमने जो प्रोजेक्ट की थी उसने IMF ने बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्शन उससे दी। उसने आई गेस 1.7 के करीब दी, हम 2.7 कर रहे थे। खैर, तो सर अभी पोटेंशियल कितना है कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन? कोविड अभी भी है, उसमें बिजनेस डेवलपमेंट का पोटेंशियल और फिर हमारे FBR का कलेक्शन का पोटेंशियल। देखिए, मैंने जैसे अभी आपसे कहा, आने वाले दिनों के अंदर तो ग्रोथ के अंदर बहुत इजाफा होगा और उसमें बेस इफेक्ट भी शामिल है। लेकिन जो भी कुछ हमारे पास बेहतर आ रहा है, कुछ 6% की हमारी ग्रोथ थी पहले 8 महीनों के अंदर, और ये वो महीने हैं जिसमें मैंने बताया कि पिछले साल 18% की ग्रोथ थी। तो 18% पे ये 6% बढ़ रहा है, जो कि मतलब ये नहीं, हमारे टारगेट से थोड़ा कम है इन दिनों के अंदर जो हमने इवेंचुअली अचीव करना है, लेकिन फिर भी हौसला अफजा है। अब जो आएगा 4 महीनों के अंदर वो बहुत हाई डबल फिगर्स के अंदर होगा। और हम जो हैं, देखिए, हमने मतलब 6 महीने के अंदर 2205 अरब रुपए जमा कर लिए थे, तो 4410 तो कहीं नहीं गए ना। हम पहले 6 महीने में 45% करते हैं और 55% जो है अगले 6 महीने में करते हैं, क्योंकि साल के आखिरी महीनों के अंदर माशी सरगर्मियों के अंदर बड़ी तेजी आती है। तो हम जो हैं इंशाअल्लाह ताला, ये जो अब हमारा रिवाइज टारगेट है 4717 का, हम उसके बहुत करीब पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक। अच्छा, हम 49.6 से 47 हमने उसको रिवाइज कर दिया है। सर, हमारा जो एक डेफिसिट है प्रोग्राम है उसको मद्देनजर रखते हुए और कोविड की जो सूरत हाल है, आप देखें आज कैबिनेट को फिर बताया गया कि तकरीबन ये तीसरी जो लहर है वो आ गई है। तो अब एहतियातें होंगी। आपने देखा कोविड क्या है, इंडोर डाइनिंग वगैरह का जो फैसला था उसे मौखर कर दिया है। ठीक सर, मैं बिल्कुल, अब चूंकि आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अब जो पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर है, जो उसका लॉस कम करने के लिए एक नया मैकेनिज्म लाया जा रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात हो रही है, पेपर रूल्स में नरमी की जाएगी। कितना कारगर देखते हैं आप इसको? क्योंकि इसमें ही होगा कि इन तमाम सेक्टर्स के पास गवर्नमेंट की फंडिंग भी होगी। वो गवर्नमेंट फंडिंग कौन हैंडल करेगा? वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैंडल किया करेंगे। उनका ऑडिट क्या? पेपरा रूल्स, बेसिकली पेपरा रूल्स करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए बनाए गए थे, तो ये तो बाद में ऑडिट होते हैं जब काम हो चुका होता है। तो ये पेपरा रूल्स ही बेहतर कर लिए जाते हैं अगर, ताकि करप्ट प्रैक्टिस को पहले ही रोका जा सकता। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, पहले ये समझ लें कि ये जो नया कानून आ रहा है SOE लॉ, ये पहली मर्तबा एक बुनियाद फराहम कर रहा है कि तमाम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनको एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाए। ठीक है जनाब, एक ये बड़ी बात हो गई, वरना रंग बिरंगे कोई स्टैट्यूटरी बॉडी होता था, कोई फला जगह रजिस्टर होता था, कहीं कुछ होता था। दूसरी बात ये कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत ऑटोनॉमी मिलेगी और सिवाय इसके कि कैबिनेट कोई पॉलिसी डायरेक्टिव दे, कोई उनके ऊपर गवर्नमेंट की मदाखलत नहीं होगी। फिर इसमें तीसरी बात यह है कि इसमें ज्यादा डायरेक्टर्स जो हैं वो बाहर से लाए जा रहे हैं, जो उस काबिलियत के हामिल होंगे जिससे मुताल्लिक ये पब्लिक एंटरप्राइज है। चौथी बात मैं आपसे कहूं कि आपने अपने इब्तिदाई में तारुफ में ये बात कही कि हम इनको प्रोक्योरमेंट रूल से आज़ाद कर रहे हैं। यानी टेक्निकली ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप इसके साथ इस बात को भी देखें, वहाँ ये
कानून में लिख दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना एक प्रोक्योरमेंट का प्रोटोकॉल बनाएंगे और उसके मुताबिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। ये नहीं है कि जिस दिन चाहा आप उसको बदलते रहेंगे। और क्योंकि ये जो अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं जो कमर्शियल हैं, उनको अगर आपने समझा है कि उनको होना चाहिए तो उन्हें वही आजादी होनी चाहिए जिस तरीके से प्राइवेट इंटरप्राइज काम करती है, वगरना वो लोग जो है मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब वो जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो तो आसानी के साथ फैसले कर लें और आप एक उलझन वाले फैसले में करें, फिर उसके साथ और भी मसाइल जो है दर आते हैं। लिहाजा एक उनका अपना प्रोटोकॉल उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंजूर करेगा, उसकी रोशनी में वो करेंगे। ये मादर पिदर आजादी नहीं है। ये बस मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। चलें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वकार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको एक अजीबो गरीब डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे जो कि भारत में हो रही है। भारत में अब दीनी मदारिस में भी हिंदू वेद वो पढ़ाई जाएगी। क्यों? हिंदुत्व के चक्कर में दूसरे मज़ाहिब पर जो यलगार की जा रही है भारत में, सबब क्या है इसका, कौन है इसके पीछे, बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, मोदी सरकार भारत को हिंदू देश बनाने के लिए अंधी हो चुकी है। इस्लाम से नफरत का जुनून बीजेपी के सर पर सवार है। मुस्लिम दुश्मनी में अंधाधुंध इकदामात कर रही है। मुसलमानों पर पै दर पै हमले किए जा रहे हैं। पहले मुसलमानों को देश निकाला देने के लिए शहरियत का काला कानून लाया गया। एहतजाज करने पर मुसलमानों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कश्मीर पर नाजायज कब्जे को भोंडे तरीके से कानूनी करने की कोशिश की गई। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को हीरो का दर्जा दिया गया। मस्जिद की जगह पर रियासती सरपरस्ती में राम मंदिर बन रहा है और अब मुसलमानों को मजीद अजियत देने के लिए एक और रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। मुसलमानों को तंग करने के लिए मदारस के निसाब में संगीन छेड़छाड़ की जा रही है। दीनी तालीम लेने वाले तलबा को हिंदुओं की मजहबी किताब नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि ऐसी जगहों पर जो हिंदू ऐसे मदारिस जो कि सरकार के ज़रिए असर आते हैं, वहाँ पर ऐसा कर भी दिया गया है। हिंदू तौर तरीकों का पाबंद करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मरकजी वजारत तालीम के मुताबिक मदारस में हिंदुओं की मजहबी किताबें रामायण और गीता को भी निसाब में शामिल कर दिया गया। यही नहीं, इस निसाब में रामायण और गीता को पढ़ाने के अलावा हिंदू तरीका इलाज, पतंजलि योगा की मशक़ें, सूर्य नमस्कार जैसी खालिस हिंदुआना रसूमात शामिल हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के नए कोर्स के तहत 100 मदरसों में कदीम हिंदुस्तानी इल्म और रिवायात से मुतालिक असबाक पढ़ाए जाएंगे। इन 100 मदारिस को बाद में बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। ये खुसूसी कोर्सेज तीसरी, 5वीं और 8वीं जमात के लिए होंगे। इसके लिए 15 दिन खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं। वेद की तालीम में भगवत गीता और रामायण शामिल है। मुसलमान बीजेपी हुकूमत के इस इकदाम को सख्त तशवीश की नजर से देख रहे हैं। मुस्लिम दानिशवरों का कहना है कि मोदी हुकूमत का यह फैसला भारत को हिंदुत्व के सांचे में ढालने के एजेंडे की तरफ एक कदम है। अब इसका जवाब यह है नाजरीन कि यही उसूल कुरान और हदीस की तालीम पर भी लगना चाहिए कि अगर मदारस के मुसलमान तलबा को हिंदू धर्म की तालीम की ऑप्शन दी जा सकती है तो फिर यह सहूलत हिंदू तलबा को भी दी जानी चाहिए कि वो भी कुरान पढ़ सकें और हदीस पढ़ सकें। मुस्लिम तलबा की तरह हिंदू तलबा को मुसलमानों के मुक़द्दस किताब की तालीम लेने का हक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस इक़दाम के पीछे ही बीजेपी की इस्लाम दुश्मनी छुपी हुई है। इससे पहले 2013 में मध्य प्रदेश की हुकूमत ने भी यही इक़दाम किया था। स्कूलों और मदारिस के लिए गीता और रामायण को लाजमी करार दिया गया था। तब भी मुसलमानों की तरफ से सख्त एहतजाज का इंदिया दिया गया। बीजेपी सरकार पहले दिन से मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात पर तुली हुई है। मुसलमानों को अजियत देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आज बीजेपी के हीरो हैं। नाजरीन, मस्जिद की जगह पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर भी शुरू करवा दी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।